जय हिंद साथियों, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी। आज हम लोग पढ़ेंगे सीटेट पेपर 2 एसएसटी, जिसमें आज आपके क्लास 6 हिस्ट्री का अध्याय 9 और 10 का ही पार्ट सेकंड है। इससे पहले आप 9-10 अध्याय का पार्ट 1 पढ़ चुके हैं। इसी में से कुछ क्वेश्चन ऐसा बचा हुआ था जो ज़रूरी था कराना, इसलिए पार्ट 2 है अध्याय 9 और 10 का। पहला क्वेश्चन है आपके सामने, समुद्रगुप्त की प्रयाग प्रशस्ति के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। और कूट है आपके सामने, बताना है सही कूट कौन सा है। तो देखिए मेरे भाई, लिखा है यहाँ पे आपके सामने, प्रश्न है इसकी रचना उसके दरबारी कवि यानी समुद्रगुप्त की दरबारी कवि हरिशण के द्वारा प्राकृत भाषा में की गई थी। पहला कथन ये है। दूसरा है, इसमें समुद्रगुप्त को एक महान योद्धा और संगीतज्ञ के रूप में वर्णित किया गया है। तीसरा है, यह वर्तमान में इलाहाबाद यानी प्रयागराज के अशोक स्तंभ पर खुदी हुई है। अब इसमें से कौन सा विकल्प सही है? जो सही कथन है उसको बताना है। ए कह रहा है कि पहला और दूसरा ठीक है, बी कह रहा है दूसरा तीसरा ठीक है, और सी कह रहा है केवल 1 और 3 सही है, डी कह रहा है 1 2 3 यानी सभी सही है। तो मेरे भाई सही विकल्प जो होगा वो आपका ऑप्शन नंबर बी होगा, यानी दूसरा और तीसरा बात ठीक है। इसमें समुद्रगुप्त को एक महान योद्धा और संगीतज्ञ के रूप में वर्णित किया गया है और यह वर्तमान के इलाहाबाद यानी प्रयागराज के अशोक स्तंभ पर खुदा हुआ है। तो एक गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि प्रयाग प्रशस्ति की रचना संस्कृत भाषा में हुई थी, ना कि प्राकृत भाषा में। किसमें हुई है? संस्कृत भाषा में। इसलिए कथन 2 और 3 सही है। हरिशरण ने समुद्रगुप्त को कविराज और बीणा बजाने वाला योद्धा बताया है और यह लेख प्रयागराज के अशोक स्तंभ पर ही अंकित है। ठीक है ना। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलें। तो अगला क्वेश्चन है, कथन और कारण वाला। समुद्रगुप्त ने दक्षिणापथ के 12 शासकों को हराने के बाद उन्हें फिर से शासन करने की अनुमति दी। कथन है। कारण है, समुद्रगुप्त इन राज्यों को अपने साम्राज्य में मिलाना चाहता था, लेकिन दूरी के कारण नियंत्रण संभव नहीं था। अब सही कूट आपको बताना है कौन से विकल्प ठीक हैं। पहला कह रहा है ए और आर दोनों सही है, आर ए की सही व्याख्या करता है। दूसरा है ए और आर दोनों सही है परंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं करता। सी कह रहा है कि भाई ए सही है लेकिन कथन कारण गलत है। और डी कह रहा है कथन सही है परंतु कथन गलत है परंतु कारण सही है। तो सही विकल्प होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी ए और आर दोनों सही है परंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं करता। यानी ये बात बिल्कुल ठीक नहीं है कि समुद्रगुप्त इन राज्यों को अपने साम्राज्य में मिलाना चाहता था लेकिन दूरी के कारण नियंत्रण संभव नहीं था। ये बात बिल्कुल गलत है। बल्कि देखिए, समुद्रगुप्त ने दक्षिणापथ के राजाओं को ग्रहण मोक्षानुग्रह नीति के तहत मुक्त कर दिया था ताकि वे केवल कर दे। ठीक है ना। कारण व्यवहारिक रूप से सही है कि नियंत्रण कठिन था, लेकिन यह कथन एक का मुख्य कारण नहीं था, बल्कि कारण ये था उदार कूटनीति का ये हिस्सा था जिसकी वजह से उन्होंने मुक्त कर दिया और वहाँ राज्य नहीं करते थे। ठीक बात है। अगले प्रश्न की तरफ चलें। अगला प्रश्न आपसे कह रहा है कि गुप्त काल के स्थानीय प्रशासन के संदर्भ में नगर श्रेष्ठी का क्या अर्थ है, यानी नगर श्रेष्ठी का अर्थ क्या है आपको बताना है। बताइए। देखिए, इसका सही विकल्प होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी शहर का मुख्य बैंकर या प्रभावशाली व्यापारी होता था जिसे नगर श्रेष्ठी कहा जाता था। ठीक है ना। अगले प्रश्न की तरफ चलिए। अगला प्रश्न है कि हर्ष के शासनकाल के संदर्भ में चीनी यात्री श्वेन सांग यानी ह्वेन सांग के बारे में क्या कथन सही है। तो देखिए, कथन सही है कि उसने हर्ष के दरबार और उनकी सेना के अनुशासन की विस्तृत वर्णन किया है। ठीक है ना। क्या किया है? विस्तृत वर्णन किया है। अगले प्रश्न की अगर बात करें तो पूछ रहा है, पल्लव और चालुक्य राजवंशों के संघर्ष के संदर्भ में निम्नलिखित का मिलान करें। आपके सामने कूट दिया गया है, इसका मिलान करना है आपको। देखिए, इसका सही जो कूट होगा वो होगा पुलकेशिन द्वितीय का सबसे प्रसिद्ध चालुक्य राजा, कांचीपुरम का चालुक्यों की राजधानी, और एहोल का होगा तीन नहीं देखिए फिर से देखिए, सही हो जाता है। पुलकेशिन द्वितीय सबसे प्रसिद्ध चालुक्य राजा हो जाते हैं और कांचीपुरम पल्लवों की राजधानी हो जाती है, और जो एहोल है वो चालुक्यों की राजधानी हो जाती है। ठीक है ना। इसीलिए जब आप देखेंगे एक का ए दो एक का सी, 2 का ए और 3 का बी, तो कूट ए आपका सही हो जाएगा। ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, बात करें पुलकेशिन द्वितीय तो वो चालुक्यों के महान शासक थे
और पल्लवों की राजधानी कांचीपुरम थी और चालुक्यों की पहली राजधानी ऐहोल थी, जो बाद में बादामी यानी वातापी स्थानांतरित होकर कर दी गई। ठीक है ना। अगले प्रश्न की तरफ चलें तो कथन और कारण है, गुप्त शासकों ने सामंत व्यवस्था को बढ़ावा दिया। कारण है, सामंत वे सैन्य नायक थे जो जरूरत पड़ने पर राजा को सेना देते थे और भूमि से राजस्व वसूलते थे। अब आपको बताना है कथन और कारण सही हैं, और कथन आर ए की व्याख्या करता है या फिर ए आर, दोनों सही है परंतु आर ए की व्याख्या नहीं करता। 4 विकल्प हैं आपके सामने, जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1 होगा। यानी दोनों बात ठीक है, गुप्त शासकों ने सामंत व्यवस्था को बढ़ावा दिया। कारण है, सामंत वे सैन्य नायक होते थे जो जरूरत पड़ने पर राजा को सेना देते थे और भूमि से राजस्व वसूलते थे। तो ये दोनों बात ठीक है। अगले प्रश्न की तरफ चलें तो अगला प्रश्न है, दक्षिण भारत के राज्यों में नगरम किस प्रकार का संगठन हुआ करता था। नगरम, तो देखिए मेरे भाई, जो व्यापारियों का एक संगठन होता था उसे नगरम कहा जाता था। दक्षिण भारत में सभा ब्राह्मणों की थी। दक्षिण भारत में जो सभा होती थी वो ब्राह्मणों की एक संगठन था। उरु जो होता था वो गैर ब्राह्मण गांवों की एक संगठन हुआ करती थी। और जो नगरम था वो मुख्य रूप से शहरों में व्यापारियों के आर्थिक और प्रशासनिक संगठन को कहा जाता था। सभा कहा जाता था ब्राह्मणों के संगठन को, उरु कहा जाता था गैर ब्राह्मणों के गांवों के संगठन को, और नगरम कहा जाता था प्रशासनिक व्यापारियों को, और जो व्यापारी होते थे जो आर्थिक और प्रशासनिक रूप से संगठन बनाते थे उनको कहा जाता था। तो राइट विकल्प हो गया ऑप्शन नंबर सी। अगले प्रश्न की तरफ चलें तो अगला प्रश्न है कि सही चंद्रगुप्त द्वितीय यानी विक्रमादित्य के दरबार के संदर्भ में कौन सा मिलान गलत है। ठीक है ना। तो देखिए, कालिदास एक प्रसिद्ध कवि थे, संस्कृत के कालिदास एक बहुत बड़े प्रसिद्ध कवि हुए। तो ये भी बात ठीक है, उन्होंने रघुवंशम, कुमार संभवम, इस तरह के महाकाव्य लिखे, मेघदूत, ऐसे नाटक उन्होंने लिखा है। और आर्यभट्ट एक खगोल शास्त्री हैं जिन्होंने आर्यभट्टियम लिखा है, ये भी बात बिल्कुल ठीक है। लेकिन हरिशेण दरबारी वस्तुकार नहीं थे, दरबारी कवि थे। और डी है, नवरत्न मतलब 9 विद्वानों का समूह होता था, इसीलिए इसमें जो गलत है वो ऑप्शन नंबर सी है। ठीक है ना। चलिए इसी तरह अगले प्रश्न की तरफ चलें तो अगला क्वेश्चन है आपके लिए, हर्षवर्धन को दक्षिण की ओर बढ़ने से किसने रोका था। तो यह जो थे चालुक्य राजा पुलकेशिन द्वितीय थे जिन्होंने हर्षवर्धन को दक्षिण की ओर बढ़ने से रोका था। हर्ष ने जब नर्मदा नदी पार कर दक्कन में प्रवेश की कोशिश की तो चालुक्यों के जो राजा थे पुलकेशिन द्वितीय ने उन्हें रोक दिया, और इसका उल्लेख रवि कीर्ति के ऐहोल अभिलेख में मिलता है। रवि कीर्ति ने किस अभिलेख को लिखा, तो ऐहोल अभिलेख को, और उसी में इस बात का वर्णन है। अगले प्रश्न की तरफ चलें तो अगला प्रश्न है, गुप्त काल के सामाजिक जीवन के बारे में फाहियान के वृत्तांत से क्या जानकारी मिलती है। तो इसका सही विकल्प है ऑप्शन नंबर बी, यानी अस्पृश्य लोगों को शहर में प्रवेश करते समय लकड़ी बजाकर सूचना देनी पड़ती थी। ठीक है ना। चलिए, चीनी यात्री फाहियान ने समाज के निम्न वर्ग अछूतों के प्रति भेदभाव का मार्मिक वर्णन किया है, और उसने लिखा कि जब वे शहर और बाजार में जाते थे तो उन्हें आवाज़ करनी पड़ती थी ताकि लोग उनसे छूने से बच सकें और दूर हो जाएं। ठीक है। अगले प्रश्न की तरफ चलें तो अगला प्रश्न है, गुप्त प्रशासन के संदर्भ में प्रथम कुलीक और कायस्थ शब्दों का सही अर्थ क्या है। तो आपका ये सही अर्थ होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी मुख्य शिल्पकार और लिपिक। लिपिकों का जो प्रधान होता था, मुख्य शिल्पकार और जो लिपिकों का प्रधान होता था, उन्हें प्रथम कुलिक और कायस्थ शब्द से संबोधित किया जाता था। ठीक है ना। गुप्त काल में स्थानीय प्रशासन में प्रथम कुलिक का अर्थ मुख्य शिल्पकार होता था और कायस्थ का अर्थ लिपिक या प्रधान लिपिक होता था। ठीक है ना। अगले प्रश्न की तरफ चलें तो कथन और कारण वाले प्रश्न हैं। कथन है कि पल्लवों और चालुक्यों के शासनकाल में दक्षिण भारत में सभा का अत्यधिक महत्व था। कारण है, सभा केवल उन क्षेत्रों में काम करती थी जहां भूस्वामी ब्राह्मण नहीं थे। तो देखिए, जब आप बढ़ेंगे देखेंगे इसके सही कूट की तरफ तो ऑप्शन नंबर सी सही होगा। क्यों सही होगा मेरे भाई, क्योंकि ये तो सही है, ये बात बिल्कुल ठीक है कि सभा होती थी। सभा एक संगठन होता था जो ब्राह्मणों के लिए होता था, लेकिन ये बात बिल्कुल गलत है कि वो गैर ब्राह्मणों के इलाके में होता था। जो गैर ब्राह्मणों के इलाके में होता था उसे उरु कहा जाता था, उस संगठन का नाम उरु होता था। ठीक है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलें तो अगला क्वेश्चन है, समुद्रगुप्त की नीतियों के संदर्भ में निम्नलिखित कथन का मिलान करें। कि समुद्रगुप्त की नीतियों के संदर्भ में कौन से कथन सही हैं।
तो जब आप मिलाएंगे तो मेरे भाई इसका सही जो विकल्प होगा वो होगा आपका एक का बी होगा, यानी आर्यावर्त के शासक, ठीक है ना, आर्यावर्त के शासक से करते थे उनके राज्यों को साम्राज्य में मिला लेना, ठीक है ना। तो ये पहले का बी से मिलेगा और दूसरे का ए से, यानी विदेशी कुषाण शक लिया गया, वे अपने वे अपनी पुत्रियों का विवाह गुप्तों से, ठीक है ना। और तीसरा जो होगा 3 का सी होगा, यानी पड़ोसी राज्य असम, ठीक है ना। देखिए थोड़ा सा इसमें क्या हो गया है ना, टाइपिंग मिस्टेक हो गया है, ध्यान से देखिए, अब आपको समझ में आएगा। आर्यावर्त के शासक, आर्यावर्त के जो शासक थे उनके राज्यों को साम्राज्य में मिला लिया गया, ठीक है ना। ए विकल्प मिलेगा, आर्यावर्त के जो शासक थे उन्हें उनके राज्यों को साम्राज्य में मिला लिया गया, ठीक है ना, पहला हो गया। और दूसरे का ए होगा, यानी विदेशी कुषाण शक वे अपनी पुत्रियों का विवाह गुप्तों से करते थे, ठीक है ना। थोड़ा सा इधर का इधर आ गया है तो टाइपिंग मिस्टेक हो गया है। तीसरा है पड़ोसी राज्य असम, वे कर लाते थे और आदेशों का पालन करते थे, ठीक है ना। तो सही कूट होगा ऑप्शन नंबर 1। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलें तो देखिए, समुद्रगुप्त ने आर्यावर्त के 9 राजाओं के राज्य छीने, पड़ोसी राज्य जैसे असम नेपाल से कर लिया और विदेशी शक्तियों जैसे कुषाण शक से वैवाहिक संबंध स्वीकार किया। ये बात सही है समुद्रगुप्त के बारे में, ठीक है ना। अगले प्रश्न की तरफ चले तो विक्रम संवत की स्थापना के पीछे मुख्य ऐतिहासिक कारण क्या है। तो इसका सही विकल्प है ऑप्शन नंबर बी, यानी चंद्रगुप्त द्वितीय द्वारा शकों पर विजय। चलिए बात क्लियर हो रहा है, तो इसका सही जवाब था विकल्प बी। देखिए बात करें अगर विक्रम संवत की, तो यह परंपरा के अनुसार यानी चंद्रगुप्त द्वितीय यानी विक्रमादित्य ने 5800 ईसा पूर्व में शकों पर अपनी अंतिम विजय की याद में विक्रम संवत की शुरुआत की, ठीक है ना। चलिए अगले प्रश्न पे चलें। अगला क्वेश्चन है, हर्षवर्धन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। हर्षवर्धन के बारे में कौन से कथन ठीक हैं, इस पे विचार करना है आपको। आपके सामने है कथन पहला, वह अपने पिता के सबसे बड़े पुत्र थे। पिता और बड़े भाई की मृत्यु के बाद वे थानेसर के राजा बने। उन्होंने मगध और बंगाल को जीतकर पूर्व में बड़ी सफलता प्राप्त की। कौन से कथन सही है, कूट देखिए और सही कूट को टिक करिए। तो देखिए इसका सही विकल्प जो होगा मेरे भाई वो होगा आपके सामने ऑप्शन नंबर बी, यानी पहला और दूसरा बात बिल्कुल ठीक है, लेकिन पहली बात गलत है। वो अपने पिता के बड़े पुत्र थे, बात बिल्कुल गलत है। लेकिन ये बात ठीक है कि पिता और बड़े भाई की मृत्यु के बाद वे थानेसर के राजा बने, ठीक है ना। देखिए इस क्वेश्चन को आप ऐसे भी काट सकते थे कि सबसे बड़े पुत्र अगर होते तो बड़े भाई की मृत्यु के बाद थानेसर के राजा कैसे बनते। इसीलिए दोनों में से कोई एक एलिमिनेट कर सकते थे आप। तो आपको मैंने बताया है कि कैसे आप प्रश्नों को छांट करके छटाई मेथड से भी आप आंसर तक पहुंच सकते हैं। तीसरी भी बात ठीक है कि उन्होंने मगध और बंगाल को जीत करके पूर्व में एक बड़ी सफलता प्राप्त की थी। तो दोनों बात बिल्कुल ठीक है। किसके संबंध में, तो अ, हर्षवर्धन के समय में संबंध में, ठीक है ना। देखिए कथन एक गलत है, क्योंकि हर्ष अपने पिता के सबसे बड़े पुत्र नहीं थे। उनके बड़े भाई राज्यवर्धन थे। कौन थे? राज्यवर्धन। और राज्यवर्धन की मृत्यु के बाद हर्ष राजा बने और उन्होंने बंगाल और मगध पर अधिकार प्राप्त किया, ठीक है। अगले प्रश्न की तरफ चलें तो अगला क्वेश्चन है आपके सामने, रवि कीर्ति द्वारा रचित एहोल प्रशस्ति, ध्यान रखिएगा एहोल प्रशस्ति के रचयिता कौन है, तो रवि कीर्ति हैं। ध्यान रखना है, रवि कीर्ति द्वारा जो रचित एहोल प्रशस्ति से हमें किस राजवंश के बारे में सर्वाधिक जानकारी मिलती है। तो देखिए सही विकल्प है ऑप्शन नंबर बी, यानी चालुक्य वंश के बारे में हमें सर्वाधिक जानकारी मिलती है। रवि कीर्ति चालुक्य नरेश पुलकेशिन द्वितीय का दरबारी कवि थे। पुलकेशिन द्वितीय के दरबारी कवि थे। उन्होंने एहोल अभिलेख में पुलकेशिन के विजयों और चालुक्यों के इतिहास का वर्णन किया है। तो रवि कीर्ति के द्वारा कौन सा अभिलेख है, तो एहोल अभिलेख है। एहोल अभिलेख किस वंश के बारे में है, तो चालुक्य के बारे में है।
रविकीर्ति किसके समय थे? तो पुलकेशिन द्वितीय के दरबारी कवि थे। तो मेरे भाई इसका सही विकल्प हो जाता है ऑप्शन नंबर बी। अगले प्रश्न की तरफ चलें तो यह है आपके कथन और कारण वाले प्रश्न। कथन है प्राचीन काल में सामंतों की शक्ति बढ़ने पर केंद्रीय प्रशासन कमजोर हो जाता है। कारण है सामंतों को नगद वेतन के बजाय अक्सर भूमि दी जाती है, जिससे वो क्या करते थे? अपनी सेना रखते थे। तो अब आपको सही विकल्प चुनना है कि कौन से विकल्प ठीक हैं। तो देखिए मेरे भाई, सही विकल्प होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी ए और आर दोनों बात ठीक है और आर ए की सही व्याख्या करता है। मतलब ये हुआ कि ये बात बिल्कुल ठीक है। प्राचीन काल में सामंतों की शक्ति बढ़ने पर केंद्रीय प्रशासन कमजोर हो जाता था, और ये भी बात ठीक है कि सामंतों को नगद वेतन के बजाय अक्सर भूमि दी जाती थी, जिससे वे अपनी सेना रखते थे। ठीक है ना। अगले प्रश्न की तरफ चलें तो अगला क्वेश्चन है कि कालिदास के नाटकों में भाषाई भेदभाव क्या दर्शाता है? तो देखिए, कालिदास के नाटकों में जो भाषाई भेदभाव है, वो समाज में उच्च वर्ग यानी राजा ब्राह्मण संस्कृत बोलते थे, जबकि आम लोग प्राकृत बोलते थे। कालिदास के साहित्य में जो उच्च वर्ग के लोग हुआ करते थे वो संस्कृत बोलते थे, और जो जबकि कामगार और इस तरह के निम्न वर्ग के लोग, आम लोग, प्राकृत बोलते थे। ठीक है ना। आपको ये भी ध्यान रखना है कि कालिदास ने अभिज्ञान शाकुंतलम लिखा, रघुवंश महाकाव्यम लिखा। ठीक है ना। इस तरह के उन्होंने मेघदूत जैसे नाटक लिखे, ऋतु संहारम जैसे नाटक लिखे उन्होंने। ये बात आपको ध्यान रखने हैं। ठीक है ना। ऋतु संहारम गीति काव्य है, तो ये सब बात आपको ध्यान रखना है। रघुवंश में रघु का वर्णन है। इस तरह से आपको ध्यान रखना है, इससे ज्यादा पूछेगा नहीं। अगले प्रश्न की तरफ चले। पल्लवों के समय उर नामक संस्था का मुख्य कार्य क्या था? तो इसका सही जो कार्य था, उन गांवों का प्रशासन देखना जहां गैर ब्राह्मण भूस्वामी रहते थे। ठीक है ना। अगले प्रश्न की तरफ चले। समुद्रगुप्त को सर्वराजुक्षेता क्यों कहा गया है? तो इनको इसलिए कहा गया है क्योंकि उसने सभी राजाओं को जड़ से उखाड़ फेंकने की प्रतिज्ञा की थी। कौन? समुद्रगुप्त। इसीलिए उन्हें सर्वराजुक्षेता कहा जाता है। ठीक है ना। अगले प्रश्न की तरफ चलिए। तो अगला प्रश्न है कि पल्लव राजाओं की राजधानी कांचीपुरम निम्नलिखित में से किस नदी के किनारे स्थित थी? तो देखिए, कांचीपुरम जो है वो कावेरी नदी के किनारे स्थित है। कहाँ है? कावेरी नदी के किनारे। पल्लवों का विस्तार कावेरी डेल्टा तक था, और उनकी मुख्य राजधानी कांचीपुरम जो कावेरी के निकटवर्ती क्षेत्रों में थी। ठीक है ना। तो पल्लवों की राजधानी का विस्तार जो था वो कावेरी के डेल्टा तक था। ठीक है ना। अगले प्रश्न की तरफ चलें। तो चालुक्य नरेश पुलकेशिन द्वितीय के चाचा का उल्लेख किस संदर्भ में आता है? तो इसका सही विकल्प होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी पुलकेशिन को राज्य उनके चाचा के माध्यम से प्राप्त होता था। इस संदर्भ में एनसीईआरटी में उनकी चर्चा की गई है। उनके चाचा मंगलेश रविकीर्ति के अनुसार पुलकेशिन को उसका राज्य अपने पिता के बजाय अपने चाचा यानी मंगलेश से प्राप्त हुआ था। ठीक है ना। चाचा का नाम क्या था? मंगलेश। अगले प्रश्न की तरफ चले। महाराजाधिराज की उपाधि धारण करने वाले प्रथम गुप्त शासक कौन थे? तो वह थे चंद्रगुप्त प्रथम। कौन थे भाई? चंद्रगुप्त प्रथम। अगले प्रश्न की तरफ चलें तो पूछ रहा है प्रयाग प्रशस्ति के अनुसार समुद्रगुप्त की कुबेर और इंद्र से तुलना क्या दर्शाती थी? तो यह दर्शाती थी कि उसे देवताओं के समान शक्तिशाली और धनवान माना गया है। ये बात दर्शाता था। ठीक है ना। गुप्त काल में सार्थवाह की भूमिका स्थानीय प्रशासन में क्यों महत्वपूर्ण थी? तो इसलिए महत्वपूर्ण थी, वे व्यापारियों के संगठन के नेता थे और अर्थव्यवस्था को नियंत्रित करते थे।